हेलो दोस्तों, बहुत दिन पहले सीए इंस्टीट्यूट का एक कॉन्फ्रेंस हुआ था। यहाँ पे मैं स्पीकर था। कॉन्फ्रेंस कलकत्ता में हुआ था। सीए इंस्टीट्यूट में ईस्टर्न इंडिया रीजनल काउंसिल जो है उसने ये ऑर्गेनाइज किया था, कैपिटल मार्केट कॉन्क्लेव। और उस कॉन्क्लेव के अंदर में ना कुछ भारी भारी नाम आए थे। मैं भी था भारी नहीं हूँ बट नाम था मेरा। कौन कौन आए थे? अनिल सिंघवी आए थे, हमारे संदीप जैन जी आए थे जैनपुर से, और बहुत सारे लोग थे जिन्होंने कैपिटल मार्केट ओरिएंटेड कई बातें की। और मुझे भी एक टॉपिक दिया गया था बात करने के लिए, और मैंने इस टॉपिक से बात की थी। और मुझे लगा यार इतना अच्छा मज़ा आया ना बात करके, एक खुद को भी सेटिस्फेक्शन हुई कि यार बहुत ही रेलेवेंट बातें मैंने कर दी। तो क्यों ना ये बातों को मैं नए वीडियो की तरह रिकॉर्ड करूं और आपको भी सुनाऊं कि क्या मैं बोलना चाहता था उस कॉन्फ्रेंस में। दोस्तों, मुझे जो टॉपिक दिया गया था उस टॉपिक का नाम था आइडेंटिफाइंग स्क्रिप्ट्स फॉर इन्वेस्टमेंट। है तो बहुत ही सिंपल सी बात कि कैसे शेयर निकालें इन्वेस्टमेंट करने के लिए, पर है बहुत भारी भरकम, बिकॉज इसके अंदर में बहुत सारी बातें हैं जो हमको पता होना चाहिए, तभी हम इस क्वेश्चन का आंसर जान पाएंगे। दोस्तों, आप मेरे साथ अगर जुड़े हुए हैं इतने टाइम से, कई लोग जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं उनको कई बातें रिपीटेटिव लगेगी, बट रहने दीजिए, बिकॉज कई बार ऐसा होता है कि हम जब कुछ रिपीट करते हैं ना, तो शायद उस समय जो माइंड में चल रहा है उसके कारण वो बात रजिस्टर नहीं हो पाती है। नेक्स्ट टाइम रिपीट करते हैं या 3 बार रिपीट करते हैं तो शायद उस समय माइंड में वो बात रजिस्टर हो जाए। तो अगर रिपीट लगेगा, होने दीजिए, हम लोग हर बार नई चीज़ें कुछ न कुछ इसमें से निकालेंगे। तो जब हम इन्वेस्टिंग की बात करते हैं कि कैसे स्टॉक्स निकालें इन्वेस्टिंग करने के लिए, सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सबके माइंड में। लेकिन इसका आंसर देने के पहले सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि इन्वेस्टिंग होता क्या है। इन्वेस्टिंग क्या है, आपके लिए क्या है, मेरे लिए क्या है, इनके लिए क्या है, सबके लिए इन्वेस्टिंग है क्या। तो मैंने बहुत ही सिंपल स्लाइड में इस बात को डिफाइन किया कि क्या आप लाइफ टाइम इन्वेस्टर हैं, क्या आप 6 साल के इन्वेस्टर हैं, 6 महीने के इन्वेस्टर है, 6 हफ्तों के इन्वेस्टर है, या 6 घंटों के इन्वेस्टर है। ये स्लाइड का ये पॉइंट है ना, ये बहुत ही दिल को छूने वाला पॉइंट है। और जो इस पॉइंट को थोड़ा ईगो में ले लेगा ना, मतलब इसका आंसर निकालने की कोशिश कर लेगा, वो विजेता बन जाएगा शेयर बाजार के अंदर में। लाइफ टाइम इन्वेस्टर का मतलब हो गया कि मैं सारी ज़िंदगी इन्वेस्टर रहना चाहता हूँ इस कंपनी में, क्योंकि मैं बिलीव करता हूँ इस कंपनी में, इसके बिजनेस मॉडल में, इसके मैनेजमेंट में, और मैं चाहता हूँ कि जितना पैसा मैनेजमेंट कमाए इस कंपनी से, उतना ही इफ़ नॉट मोर मैं कमाऊँ इस कंपनी में इन्वेस्ट करके। ये हो गया लाइफ टाइम इन्वेस्टमेंट। जैसे कई स्टॉक्स हैं जिसमें मैंने अपने लाइफ टाइम इन्वेस्टमेंट को कमिट कर रखा है, जैसे रिलायंस है, जैसे कोटक है, जैसे नौकरी है, ये सब मेरे मदर स्टॉक्स हैं। इनको मैंने अपने लाइफ टाइम इन्वेस्टमेंट के लिए कमिट कर रखा है, मतलब मैं अपने बच्चों के लिए ये शेयर आज खरीद रहा हूँ। याद रखिएगा ये बात, जब आप लाइफ टाइम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आप अपने लिए नहीं करते हैं, अपने बच्चों के लिए करते हैं, बिकॉज जाएंगे तो कुछ लेगेसी तो छोड़ के जाएंगे, ये इंटेंशन है। मतलब मैं एक मेयर फंड मैनेजर हूँ और मेरे बच्चों के पैसों को मैं मैनेज कर रहा हूँ। ये थॉट प्रोसेस होनी चाहिए अगर आप लाइफ टाइम इन्वेस्टर बनना चाहते हैं तो। दूसरी बात, 6 साल का इन्वेस्टमेंट। 6 साल का इन्वेस्टमेंट को ये 6 ही साल मैंने क्यों लिखा है? देखिए, मेरा एक्सपीरियंस है कि मोटा मोटी 6 साल के अंदर में एक बड़ा फॉल और बड़ा रिकवरी मार्केट में आ ही जाता है। मोटा मोटी नंबर आप देख लो, पिछले 100 साल का मार्केट का हिस्ट्री निकाल के देख लो, 6 साल के अंदर में एक ऐसा फेज आता है, कोई भी रीज़न हो सकता है, जैसे 2008 में कोई रीज़न था, 2013 में कोई रीज़न था, 2020 में कोई रीज़न था। मोटा मोटी 6 साल में एक साइकिल मार्केट का पूरा रिकवर कर जाता है, राइट। तो अगर मैं 6 साल का इन्वेस्टर हूँ तो मैं उसी सोच से करूँगा कि क्या 6 साल के अंदर में ये स्टॉक मुझे रिटर्न देगा, नहीं देगा तो निकलो यहाँ से, कोई और सेक्टर में जाओ जिसमें रिटर्न देने की चांसेस बहुत हाई है। सिमिलरली 6 महीना क्यों? क्योंकि 6 महीना होता है 2 क्वार्टर। अगर मैं कभी भी किसी कंपनी में इन्वेस्ट कर रहा हूँ तो मैं ये देखना चाहता हूँ कि क्या कंपनी आने वाले 2 क्वार्टर में अच्छा कर रही है, खासकर अगर मैं फंडामेंटली इन्वेस्ट कर रहा हूँ तो। और 1 क्वार्टर का रिजल्ट खराब चला गया, उससे मैं उस कंपनी से निकल जाऊं, ये तो सही नहीं है। लेकिन हाँ, अगर 2 क्वार्टर बैक टू बैक खराब चला गया है और कंपनी का मैनेजमेंट अगर गाइडेंस दे रहा है गलत, या उसको लग रहा है कि चीज़ें ठीक नहीं चल रही है, तो शायद मैं एग्जिट कर जाऊं, यही मेरी समझदारी। उसके बाद है 6 हफ्ते। 6 हफ्तों के लिए इन्वेस्टमेंट होता है कि ट्रेडिंग होता है? वेल, ट्रेडिंग भी इन्वेस्टमेंट है, इन्वेस्टमेंट भी ट्रेडिंग है। मेरे लिए इन्वेस्टमेंट क्या है? मेरे लिए इन्वेस्टमेंट जो है वो है टाइम। ये मैंने कॉन्सेप्ट वहाँ कहा सबको,
रोटी, हम सब मार्केट में आए रोटी के लिए, रिटर्न ऑन टाइम इन्वेस्टमेंट। तो अगर मैं इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ कुछ भी, चाहे वो ट्रेड कर रहा हूँ, चाहे शॉर्ट टर्म के लिए कर रहा हूँ, मेरे लिए टाइम का इन्वेस्टमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 6 हफ्तों के लिए अगर मैं कोई स्टॉक आइडेंटिफाई करूँगा तो उसमें प्राइस एक्शन, उसमें डिमांड सप्लाई अभी कितना है, उसमें पैसे जा रहे हैं कि निकल रहे हैं, ये छोटी छोटी बातें मैं देखूंगा, जो मैं रिलेटिव स्ट्रेंथ जो मेरा मॉडल है उससे देखता हूँ। और 6 घंटा मतलब इंट्राडे ट्रेडिंग। आज सुबह देखा किस में मोमेंटम आ रहा है, घुसे और बस मोमेंटम खा के निकल गए। स्टॉप लॉस होना तो हो गया, टेक प्रॉफिट होना तो हो गया। टिपिकली जो स्टॉकेज में ट्रेंडिंग स्टॉक सेक्शन है ना, वो 6 घंटों के लिए बहुत ज़बरदस्त है। तो आप अगर ये फ्रेमवर्क को समझ लेंगे ना, तो आपका मार्केट का पार्टिसिपेशन को, आप मार्केट को समझा देंगे। ये भी इंपॉर्टेंट है। मैं समझ लिया हूँ लेकिन मार्केट मुझे नहीं जानता है, तो फिर पैसा कैसे बनेगा? तो प्लीज़ आंसर दीज क्वेश्चंस फर्स्ट। उसके बाद एक स्लाइड मैंने बनाई, आप देख सकते हैं स्लाइड इमेज पे छोटी छोटी बहुत सारी मछलियाँ हैं और राइट साइड में एक एकदम बब्बर मछली है बड़ी। तो आप क्या प्रिफर करते हैं, ये छोटी 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 बहुत सारी मछलियाँ पकड़ना, हाँ रेगुलर बेसिस पे पकड़ना, खाना, फिर पकड़ना, फिर खाना, या एक बब्बर बड़ी मछली को पकड़ना? छोटी छोटी मछलियाँ क्या है ना, मोटा मोटी शोर के पास में रहती है। हाँ, अगर आप देखो तो जो फिशिंग करते हैं, तो अगर जो शोर के बगल में बैठ के फिशिंग कर रहे हो तो छोटी मछली पकड़ में आएगी, बड़ी मछली पकड़ में नहीं आएगी। बड़ी मछली अगर पकड़ना है तो समुंदर के अंदर जाना होगा और डीप जाना पड़ेगा। उसकी तैयारी भी बहुत अलग तरीके की, उसकी सोच बहुत अलग तरीके की है। तो आप क्या करना चाहते हो? अच्छा, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ छोटी मछली पकड़ना गलत है, बड़ी मछली पकड़ना चाहिए, ये सोच बहुत गलत है। शेयर बाजार एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो हर सोच के इंसान को मौका देता है कि पैसा बनाना है तो बना ले। तो छोटी मछली रेगुलरली पकड़ के भी पैसा बनता है, लेकिन उसकी तैयारी बहुत अलग है। बड़ी मछली जो कि शायद आप महीने में एक या क्वार्टर में एक या साल में एक ही पकड़ें, बट उसके लिए जो तैयारी करनी पड़ेगी वो बहुत अलग तरीके की तैयारी है देन व्हाट इट इज़ फॉर दी छोटी मछली। तो मार्केट भी एक तरीके का फिशिंग ही है। आप राइट फिश जो आपको चाहिए, आपके माइंडसेट को सूट करे, आपके टेस्ट बर्ड को सूट करे। मैं तो नॉनवेज नहीं हूँ बाय द वे, बट जो खाते हैं उनको बड़ी पसंद है, तो आपको क्या सूट करता है उस पर डिपेंड करता है। तीसरी बात, हॉबी वर्सेस प्रोफेशन, कि ये क्या एक हॉबी है। जैसे यहाँ पर ये बुजुर्ग यहाँ पर बैठे हैं और उनके पास समय बहुत है। अब समय यूटिलाइज करने के लिए कितना अच्छा माहौल बना हुआ है ना, कि आराम से समुंदर के किनारे बैठे हैं, अपना मछली पकड़ने वाला वो स्टिक को लेके, और अच्छा इन्वायरमेंट भी है, प्लस अपना समय बिता रहे हैं। थोड़ा बहुत मछली अगर पकड़ लिए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो पूरा समय यूटिलाइज तो हो गया। क्या आप ये कर रहे हैं, या आप ये करना चाहते हैं कि मेरा तो काम ही है मछली पकड़ना, मेरा प्रोफेशन है मछली पकड़ना, और मैं अंदर तक जाऊंगा, चाहे समुंदर कितना भी गहरा हो, चाहे कितना भी डरावना हो, मैं अंदर जाऊंगा, पूरी तैयारी के साथ जाऊंगा, बिकॉज जो टूल्स मेरे पास होंगे जो मुझे ये पूरा बैटल या ये स्पोर्ट्स को खेलने में 100% सहायक होंगे। आप देखिए, वो बड़ी मछली इसको पकड़ना है, इनको छोटी छोटी मछलियाँ पकड़नी है, बिकॉज इनको टाइम पास करना है। आप यहाँ क्यों आए? आप टाइम पास करने आए क्या? ये हॉबी है क्या? अगेन, खराबी नहीं है। मैं ये भी कहता हूँ लोगों को, अरे हॉबी है, शेयर बाजार तो हॉबी है, तो क्या प्रॉब्लम है? क्योंकि शेयर बाजार इज नॉट जस्ट अबाउट मेकिंग मनी, स्टॉक मार्केट इज ऑल्सो अबाउट इंक्रीजिंग योर मेंटल स्टिमुलेशन, इंक्रीजिंग योर इंटेलेक्चुअल लेवल। और शेयर बाजार एक ऐसा एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पर हज़ारों इंडस्ट्रियाँ इन्वॉल्व्ड है, हज़ारों तरह के बिजनेसमैन इन्वॉल्व्ड है। आप अगर शेयर बाजार में इन्वॉल्व्ड है ना, तो आपका मेंटल ग्रोथ बहुत होता है। मेरे पिताजी उनकी एज तकरीबन 75 हो गई। हम उनको हमेशा कहते हैं कि आप रहिए एक्टिव, थोड़ा बहुत ट्रेडिंग करिए, बिकॉज आप जितना एक्टिव रहेंगे मार्केट में, दिमाग उतना तेज़ रहेगा, उतना आप बीमारी के बारे में कम सोचेंगे, और अल्टीमेटली दिमाग तेज़ रहेगा तो उम्र भी आपकी बढ़ेगी। हॉबी है, थोड़ा पैसा लगता है ना, हर हॉबी में पैसा लगता है। ये फिशिंग करने गए हैं तो फ्री में तो नहीं होता है, कुछ भी आप हॉबी करोगे तो पैसा तो लगेगा ही ना। वो पैसा मार्केट को दे दो, 5,000-10,000 रुपये महीना जाना है जाने दो, क्या दिक्कत है? हॉबी है, लर्निंग के लिए हम पैसा दे रहे हैं। लेकिन अगर आप इसको प्रोफेशन मान लिए तो एक प्रोफेशनल की तरह काम करिए, उसको आप मिक्स मत करिए कि हम तो करना चाहते हैं प्रोफेशनली, बट हमारा जो काम करने का तरीका है वो बहुत ही नायब है या हॉबी ओरिएंटेड है। इसका मतलब ये जो पार्ट है, इसमें मैं आता हूँ कि
जैसे फिशिंग के लिए राइट टूल्स एंड टेक्निक्स चाहिए, हर स्पोर्ट्स के लिए, क्रिकेट के लिए, फुटबॉल के लिए, सभी चीज़ों के लिए राइट टूल्स एंड टेक्निक्स चाहिए। शेयर बाजार में भी राइट टूल्स एंड टेक्निक्स चाहिए, नहीं तो आप यहाँ सर्वाइव नहीं कर पाएगा। और मैं बार बार लोगों को बोलता हूँ, ज़्यादा फ्री प्लेटफॉर्म्स की तरफ मत ल्योर होइए। आप देखिए वो प्लेटफॉर्म अगर कुछ फ्री दे रहा है तो वो आपसे दो चीज़ ले रहा होगा, या तो वो चाहता है कि बाद में आप उसके और प्रीमियम आउटपुट्स को सब्सक्राइब करें, जैसे स्टॉकेज है, उसमें कोई खराबी नहीं है, बिकॉज हम आपको अपना कैपेबिलिटी दिखाना चाहते हैं, इसीलिए तो फ्री दे रहे हैं। और आपको अच्छा लगेगा तो आप हमारे प्रीमियम जो कि कटिंग एज आउटपुट्स है उसको सब्सक्राइब करेंगे। लेकिन कुछ ऐसे प्लेटफॉर्म्स है जो आपको सब चीज़ फ्री में देना चाहते हैं, ये भी ले लो वो भी ले लो। कभी सोचा है क्यों? क्योंकि वो आपसे आपका सबसे इंपॉर्टेंट रिसोर्स ले रहे हैं। क्या है? समय। समय चला जा रहा है आपका, और वो आपके समय को ही करेंसी मानते हैं। जितना आप वहाँ समय देंगे, चाहे नॉइज़ को देखने के लिए, चाहे भाव को देखने में, चाहे न्यूज़ को देखने में, कुछ भी आप करो, जितना आप समय वहाँ डालोगे उतना उनको फ़ायदा होगा, बिकॉज वो कहीं ना कहीं और से आपके नाम पे कमा लेंगे। तो फिगर आउट क्या टूल यूज़ करना है, बिकॉज टूल्स बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी चीज़ में एक्सेल करने में। कॉमन टूल्स क्या है? जैसे मनी कंट्रोल बहुत लोग यूज़ करते हैं, स्टॉकिस्ट तो यही कॉमन। ट्रेडिंग टर्मिनल अपने आप में बहुत कॉमन टूल है। ट्रेडिंग व्यू ज़बरदस्त सॉफ्टवेयर। स्क्रीनर बहुत लोग यूज़ करते हैं, मित्तल भाई लोग का ज़बरदस्त फंडामेंटल डेटा के लिए बहुत ही अच्छा है। ब्लूमबर्ग टर्मिनल हमारे जैसे लोग प्रोफेशनल यूज़ करते हैं। स्टॉकेज इनमें से मैं कहूँगा आपको, क्योंकि मैंने क्रिएट किया है, कि मोटा मोटी मेरे हिसाब से सफिशेंट है अगर आपको सीरियसली काम करना है तो। थोड़ा बहुत तो बोलूँगा ही ना अपने बारे में, अपने प्रोडक्ट के बारे में, क्योंकि मैं भी तो अपना समय इन्वेस्ट कर रहा हूँ आपको चीज़ों को समझाने में। और क्या खराबी क्या है इसमें? अपने प्रोडक्ट के बारे में तो बता रहा हूँ जो आपको शायद आपके लाइफ को बेटर करने में हेल्प कर रहा है। तो पसंद आए तो ठीक है, नहीं आए तो कोई बात नहीं है। अपने को बात तो करना ही पड़ेगा। वो क्या है ना, एयरटेल ने बात करने से ही तो बात बनती है, तो बात ही तो कर रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। थोड़ा और है तो आप ड्रॉप मत होइएगा, बिकॉज बहुत इंटरेस्टिंग डिस्कशन कर रहा है। मन बहुत अजीब सा हो रखा है कि भाई आपसे हर तरह की बातें की जाए। चलिए, सो कॉमन मार्केट टेक्निक, ये भी मैंने कई प्रेजेंटेशन में रखा और ये मेरा स्टैंडर्ड है, तो मैं इसको रिपीट करना चाहता हूँ। फंडामेंटल्स, टेक्निकल और सेंटिमेंट। फंडामेंटल क्या होता है? फंडामेंटल एनालिस्ट बोलता है कि जो करंट मार्केट प्राइस है ना, कोई भी शेयर का, वो गलत है। या तो स्टॉक ऊपर होना चाहिए था या नीचे होना चाहिए था। जैसे करीबन 2500 रिलायंस का भाव है, तो जो ओवर वैल्यूड समझते हैं उसको वो बोलेगा इसका दाम तो 1500 होना चाहिए। कोई बोलेगा अंडर वैल्यूड है तो बोलेगा उसका दाम 3500 होना चाहिए। वैसे आई बिलोंग टू द कैंप विच बिलीव द रिलायंस इज ऑलवेज अंडर वैल्यूड, राइट। उसकी बात बाद में करेंगे, कभी मौका मिलेगा तो। सो फंडामेंटल एनालिस्ट कैसे ये एस्टिमेट करता है? वो क्या निकालते हैं? एक फेयर वैल्यू निकालते हैं। फेयर वैल्यू इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ इंट्रिंसिक वैल्यू एंड स्पेकुलेटिव वैल्यू। इंट्रिंसिक वैल्यू मतलब कुछ भी हो जाए इस कंपनी का ये तो वैल्यू है ही। अब मान लीजिए बुक वैल्यू जो है वो इंट्रिंसिक वैल्यू, मान लीजिए, गलत है वैसे सोच, बट मान लेते हैं बुक वैल्यू प्लस माइनस इवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज। ये जो है, जैसे रिलायंस का तकरीबन बुक वैल्यू है 1300 या 1350 करीब, और दाम है रिलायंस का 2500, मतलब 1200 रुपए का स्पेकुलेशन चल रहा है। क्या स्पेकुलेशन चल रही है? कि शायद फ्यूचर में कंपनी ये काम करेगी। हर इंसान का अपना अपना फ्यूचर के प्रति एक एस्टिमेट है। आप किसी से भी पूछ लीजिए, तुमको क्या लगता है फ्यूचर? तुमको क्या लगता है फ्यूचर? तुमको क्या लगता है फ्यूचर? एवरी वन ऑफ अस हैव ईदर एन ओपिनियन ऑन फ्यूचर और दे विल से मुझे कोई आइडिया नहीं है। स्टॉक मार्केट एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर इतने सारे लोग मिल के सिर्फ क्या करने की कोशिश कर रहे हैं? एक फ्यूचर को स्पेकुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं। कितना ब्यूटीफुल प्लेटफॉर्म है ना। 2500 रुपये का रिलायंस किसने बोला? मार्केट ने बोला। वही 2500 में कोई बायर है और वही 2500 में कोई सेलर है। इससे अच्छा कुछ हो सकता है क्या? जिसने बनाया स्टॉक मार्केट उसको सलाम है, क्या सोच है। 2500 का बायर मान रहा है कि फ्यूचर में कंपनी ये करेगी, 2500 का सेलर मान रहा है कि अरे कुछ नहीं होने वाला है, कंपनी खराब ही करेगी फॉर व्हाट एवर रीजन। तो फंडामेंटल एनालिसिस इज अ वेरी टफ थिंग। हाँ, इतना ईजी नहीं है, बिकॉज किसी भी चीज़ का फेयर वैल्यू निकालना। अब जैसे मैं अगर आपको बोलूँ कि आप अपना फेयर वैल्यू बताइए, तो आप बोलेंगे क्या मजाक कर रहे हैं सर, मैं अपना फेयर वैल्यू, बट मुझे पता है मेरा फेयर वैल्यू क्या है। मेरा एक आवरली रेट मुझे पता है। आप बिलीव नहीं करोगे, मैं अपने आप को जब तोलता हूँ ना कि आज का दिन मेरा कैसा गया, बिकॉज मैं अपना कॉस्ट जानता हूँ। अगर मैंने वो दिन सही नहीं बिताया तो वो मेरे लिए लाइफ में माइनस हो गया, राइट।
सेकंड इज टेक्निकल एनालिसिस। टेक्निकल एनालिसिस बिलीव करता है कि करंट प्राइस एकदम परफेक्ट प्राइस है, सब कुछ इस प्राइस के अंदर में है, मेरा खाली एक ही रोल है कि प्राइस बढ़ेगा कि नहीं या गिरेगा। लग रहा है ऊपर बढ़ेगा तो लेके काम करना है, लग रहा है नीचे गिरेगा तो बेच के काम करना है, बस यही काम है टेक्निकल एनालिसिस का। और सेंटिमेंट एनालिसिस जो होता है ना, वो है जैसे मन का लड्डू जो होता है ना, लड्डू, कि भाई सपोज मैंने एक स्टॉक के बारे में आपको बात की, जैसे रिलायंस के बारे में मैंने बात कर ली और आपके मन में लड्डू फूटा कि अरे बात तो सही है, कन्विंस हो गया आप, तो वो गया सेंटिमेंट जनरेट हो गया। आप में से कुछ लोग जाके रिलायंस सपोज ले लेंगे, लीजिएगा मत, बस बता रहा हूं, अगर आप ले लिए तो वो टेक्निकल में कन्वर्ट हो गया, प्राइस एक्शन में कन्वर्ट हो गया। तो सेंटिमेंट इज एक्चुअली वन स्टेप बिफोर द प्राइस एक्शन। तो कई ऐसे टूल्स हैं जो सेंटिमेंट मेजर करने में हेल्प करते हैं, जैसे ऑपरेटर का क्या पोजीशन है, पब्लिक क्या बोल रही है कंपनी के बारे में, पब्लिक प्रोडक्ट के बारे में क्या बोल रही है, ट्विटर के अंदर में लोग क्या बात कर रहे हैं, ये सारे चीज़ों को कैप्चर करते हैं। और एल्गोरिदम्स है जो ये कैप्चर करके जज करने की कोशिश करते हैं कि क्या सेंटिमेंट इस कंपनी के लिए पॉजिटिव है या नेगेटिव है। अब देखिए, अल्टीमेटली गीता का ज्ञान श्री कृष्ण ने दिया था अर्जुन को, ठीक है। बातें उन्होंने बहुत की थी, बहुत ज़्यादा बातें। वैसे मैं अभी इन दिनों गीता क्लास ले रहा हूँ, तो मेरे भी प्रभु जी है जो मुझे समझा रहे हैं कि कैसे गीता में क्या क्या चीज़ें हैं। तो उन्होंने बहुत ही अच्छी बात कही, जैसे एक ऑफ टॉपिक बात कर रहा हूँ, कि गीता महाभारत में नहीं बनी थी। गीता एक्चुअली में करोड़ों करोड़ों साल पुराना ग्रंथ है, पुराना। जब मैनकाइंड बना था तब गीता एक साउंड वेव थे और उसी से मैनकाइंड का एक एग्जिस्टेंस को डिफाइन किया गया है। सो आज हम गीता को एक टेक्स्ट लैंग्वेज में सुन रहे हैं, बट इमेजिन कीजिए कि ये साउंड वेव्स थे जो कि ब्रह्मांड में अवेलेबल था और उसी को सुन के शायद किसी तरह का जीव का एक उपहरण हुआ है। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। और कुछ और बातें उन्होंने की थी, जैसे हमारा सोल कहाँ है, क्या साइज़ है हमारा सोल का। तो गीता में लिखी हुई है कि भाई हमारा सोल जो है वो इसका साइज़ है हमारे बाल का 10,000th, मतलब बाल का टिप का 10,000 इज एक्चुअली द साइज ऑफ आवर सोल। तो इस हमको लगता है ना कि हम ईगो कितना बड़ा हमारा कि ये है हम वो है, फाइनली हमारा सोल का साइज देखोगे तो इतना सा है। तो ज़्यादा अपने आप को बड़ा नहीं मानना चाहिए। और शेयर बाजार जो है ना, वो वैसे भी जो अपने आप को बड़ा मानता है उसको एक तमाचा मारता है कि चल वापस अपने औकात पे आ जा। चलिए ऑफ टॉपिक, इधर आ जाए वापस। और गीता क्लास करनी चाहिए, बहुत इंटरेस्टिंग। और गुरुजी अगर आप सुन रहे हैं तो थैंक यू सो मच, मेरे को सिलेक्ट किया आपने कि मैं आपका एक स्टूडेंट बन पाया। तो मैं ये गीता ज्ञान में क्यों लग गया, ये तो मेरा पर्पस नहीं था। वैसे गीता ज्ञान बहुत अच्छा है, तो अगर मौका मिलेगा तो किसी से सीखिएगा ज़रूर। और बहुत लोग हैं गीता समझाने वाले और गुरुजी लोग हैं, तो आप ढूंढोगे तो मिल जाएगा कोई। वैसे मैंने उनसे पूछा कि भाई गीता मुझे क्यों, तो उन्होंने कहा कि भाई गीता ने तुमको सिलेक्ट किया, तुम कौन होते हो सिलेक्ट होने वाले। एनीवेज, तो शेयर बाजार के अंदर में दो ही मेन वेरिएबल्स हैं, प्राइस और टाइम, और यही डिफाइन करते हैं पूरे मार्केट को कि भाव क्या है, किस भाव में काम करना है कि नहीं करना है, और समय कब करना है। अगर ये दोनों के बारे में अपन लोग सीख लें तो मोटा मोटी शेयर बाजार का अपना जो जर्नी है वो सुखद हो जाएगा। अब बात यह आई कि अगर स्टॉक्स को कैटेगराइज किया जाए तो मोटा मोटी अपने 3 कैटेगरी में सेक्टर्स को डिवाइड कर सकते हैं, वैल्यू, सिक्लिकल और ग्रोथ। और तीनों का स्ट्रैटेजी बहुत अलग होती है। अगर ग्रोथ स्टॉक है तो उसको ट्रेड करने का, इन्वेस्ट करने का तरीका अलग होगा। सिक्लिकल का बहुत अच्छा मैंने एग्जांपल दिया, टाटा स्टील सिक्लिकल है ना, हर समय लेते रहेंगे क्या, नहीं, कभी तो निकलना भी पड़ेगा। जैसे केमिकल सेक्टर सिक्लिकल है ना, कमोडिटी ड्रिवन है ना, कभी तो निकलना ही पड़ेगा। लेकिन अगर आप वैल्यू में हैं, वैल्यू मतलब जैसे आईटीसी 200 रुपये में वैल्यू स्टॉक था, ये बहुत सारे ऐसे स्टॉक है जिनमें एम्बेडेड वैल्यू है, क्योंकि अभी जो प्राइस है मार्केट का और जो इनका इंट्रिंसिक वैल्यू एसेट का है या जो हिडन वैल्यू है जो बाद में कभी रियलाइज होगा, वो ऑब्वियसली कहीं ना कहीं मिसमैच है। तो वैल्यू, सिक्लिकल, ग्रोथ, तीनों को बहुत अलग तरीके से देखना पड़ेगा। तो कभी भी कोई स्टॉक का आइडिया है तो सबसे पहले अपने माइंड से पूछिए ये कहाँ बिलोंग करता है, सिक्लिकल, वैल्यू या ग्रोथ। दूसरी बात, अगर आप नीचे गिरा हुआ शेयर को लेते हैं तो आप कॉन्ट्रेरियन हैं। अगर आप ऊपर बढ़ा हुआ शेयर को लेते हैं तो आप मोमेंटम ट्रेड कर रहे हैं। याद रखिएगा, ये एटलीस्ट आपको पता होना चाहिए ना कि आप क्या कर रहे हो।
नीचे गिरा हुआ को आप ले रहे हैं तो आप बिलीव करते हो उसमें कुछ वैल्यू है जो कि हिडन है, तो मुझे लेने में कोई दिक्कत नहीं है। ऑल्दो मोमेंटम नीचे की तरफ है, मतलब ट्रेंड नीचे की तरफ है। जनरली क्या होता है, नीचे गिरा हुआ पे आप हर भाव में नहीं लेते हैं, आप उसको बोलते हैं स्टेबल हो जा, उसके बाद में लूंगा। और अगर आप ऊपर बढ़ते हुए शेयर, मतलब जो से 52 वीक हाई बना रहे हैं, तो आप उसमें घुसते हैं। क्यों? क्योंकि आपका मानना है कि जो तेज हो रहा है वही तो और तेज होगा। सो बाय हायर सेल हायर, राइट। और नीचे होता है बाय लो सेल हाई। तो वो आप कौन हो, आप डिसाइड करो। आप दोनों नहीं हो सकते हैं, इनमें से आपको डिसाइड करना पड़ेगा। जितना भी मैं बात कर रहा हूँ ना, सब आपको डिसाइड करना पड़ेगा आप कौन हो, उसके बाद ये कर पाओगे। अब मैं आपको ना एक प्लान देता हूँ, एक जर्नी पूरा डिफाइन करता हूँ। ये वीडियो लंबा चल रहा है, लेकिन आप देखिएगा ये वीडियो बहुत ही अच्छा वीडियो आपके लिए। और आप अपने जितने भी दोस्त, फैमिली, यार सब है ना, उनके साथ शेयर करना। और मेरे चैनल के साथ नहीं जुड़ो तो अब भी कभी जुड़ो, मैं होल्ड करता हूँ। अब भी जुड़ो, अब भी जुड़ो, बिकॉज कोई वेस्टर्न इंटरेस्ट नहीं है, बस लग रहा है कि घर घर तक नॉलेज पहुंचना चाहिए। और ये सब नॉलेज जो है वो रॉ नॉलेज है, रॉ सब्जियां जैसी है, कहीं से कुछ सीख साख के नहीं है, अपना करनी से नॉलेज आई है, तो पहुंचना बहुत ज़रूरी है ना। तो टाइम अवेलेबल पर वीक के हिसाब से अपना जर्नी को डिफाइन करो। अगर आपके पास हफ्ते में सिर्फ 2 ही घंटे हैं तो म्यूचुअल फंड या कोई फंड मैनेजर को पैसा दे दो। 15% से ज़्यादा रिटर्न का एक्सपेक्टेशन मत रखना ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। अगर 2 घंटे से लेकर 10 घंटे का समय है ना, तो वीकेंड ट्रेडर बन जाओ। वीकेंड ट्रेडर का मतलब क्या हो, वीकेंड में एनालिसिस करो, अलर्ट लगा के छोड़ दो। जब भी प्राइस अलर्ट आएगा सॉफ्टवेयर में, स्टॉकेज यूज़ कर लो, ट्रेडिंग यूज़ कर लो, ब्रोकर का, उसमें जब भी अलर्ट आएगा अपने वीकडे में, तब ट्रेड करो, वरना मत ट्रेड करो। ये काम करोगे तो 17% रिटर्न मिनिमम आ जाएगा, लेकिन सही तरीके से सीख के करना पड़ेगा। ये स्लाइड बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ये स्लाइड में ना मैं आपको प्रॉपर प्लान देने वाला हूं कि आपको कैसे अपने आप को प्लान करना है। बिकॉज शेयर बाजार में आके पैसा बनाना, वो तो सभी को बनाना है, कोई नई बात क्या, करोड़ों लोग यही काम करने उतरे हैं, आप भी यही उतरे हैं, पैसा बनाना है। लेकिन जो बिना प्लान के बना रहा है वो गड्ढे में गिर रहा है, और आपको मैं गड्ढे में नहीं गिरने दूंगा, क्योंकि आप मेरे साथ जुड़े हुए हैं। तो प्लान देखिए क्या है। अगर आपके पास वीकली 2 आवर से कम है, 2 घंटे से कम टाइम है ना वीक का, तो मत आना डायरेक्ट शेयर बाजार में प्लीज़। म्यूचुअल फंड को दो या फंड मैनेजर को पैसा दो, चाहे पीएमएस को देना दो। उनसे क्या रिटर्न एक्सपेक्टेशन करना चाहिए, 15%, उससे ज़्यादा एक्सपेक्ट मत करना। उसके ऊपर दे दिया तो लॉटरी लग गई, 15% फेयर एक्सपेक्टेशन है। क्योंकि फंड मैनेजर भी तो पैसा बनाएगा, आपको तो बोल देगा इतना रिटर्न मैंने जनरेट किया, बट वो भी तो 2%, 2.5% बीच में ले लेगा आपसे, तो 15%। अगर 2 घंटे से 10 घंटे का समय है वीकली बेसिस पे, तब वीकेंड ट्रेडिंग करो। वीकेंड ट्रेडिंग क्या होती है कि वीकेंड में मैंने एनालाइज किया, 2-4 घंटे अपना दिया और अलर्ट डाल दिया। कोई भी सॉफ्टवेयर यूज कर लो, स्टॉकेज, ट्रेडिंग व्यू, अलर्ट डालने के लिए। और नेक्स्ट वीक डे में कभी भी अलर्ट आया तब मैं ट्रेड कर रहा हूँ, नहीं तो मैं ट्रेड नहीं कर रहा हूँ। ये काम करके आप 17-18% रिटर्न जनरेट कर सकते हो, बट हाँ, डिसिप्लिन सीखना पड़ेगा। RS यूज करो उसके लिए। अगर आपके पास 10 घंटे से ज़्यादा है और आप थोड़ा एक्टिव इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, तो अपने एज के हिसाब से आप अपना लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट को डिफाइन कर लो। जैसे फॉर एग्जांपल मैं 40 का हूँ, ठीक है, तो 40% ऑफ माय पोर्टफोलियो विल गो इनटू लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन। चाहे वो निफ्टी ETF हो सकता है, या मदर स्टॉक्स हो सकते हैं, या कोई भी हो सकता है जो लॉन्ग टर्म के लिए मुझे होल्ड करना है। लॉन्ग टर्म मतलब मेरे बच्चों के लिए। और 60% मेरा जो कैपिटल है वो मोमेंटम इन्वेस्टिंग में जाएगा, राइट। क्यों मोमेंटम इन्वेस्टमेंट में जाएगा? बिकॉज वहाँ मैं एक्टिवली मार्केट में इन्वॉल्व होकर एक्टिव रिटर्न जनरेट कर सकता हूँ। ये करके आप 20% रिटर्न जनरेट कर सकते हैं, 15% तो आप ऐसे ही रिटर्न जनरेट करेंगे निफ्टी वगैरह से, और 5% एडिशनल आप आराम से निकाल सकते हैं। डिसिप्लिन, प्रोसेस, मनी मैनेजमेंट। और अगर आपके पास 25 घंटे से ज़्यादा है तब डेरिवेटिव ट्रेडिंग करना, नहीं तो डेरिवेटिव ट्रेडिंग मत तक करना, क्योंकि यहाँ पर पैसा लेने वाले लोग भरे हुए हैं, लग जाएगा पैसा। चाहे जो ही कुछ भी बोले, ऑप्शन ट्रेडिंग कर लो, बाइंग कर लो, सेलिंग कर लो, मत करना। 25 घंटे मिनिमम चाहिए वीक का, तब आप कर पाओगे, चाहे वो मार्केट आवर में है, चाहे बियॉन्ड मार्केट आवर है। हाँ, मिनिमम 25% रिटर्न आराम से बनेगा इसमें, इफ़ नॉट 100% रिटर्न भी बनता है। बट कितना समय दे सकते हो और कितना स्किल आप में आ सकता है। कुछ मेरे बारे में, मैं कौन हूँ आपको तो पता ही है। मैं तो एक प्रॉप ट्रेडर रहा हुआ हूँ और फाउंडर हूँ स्टॉकेज इलन मार्केट्स का। तो मेरे पास 300 ट्रेडर्स हैं हमारे कलकत्ता में प्रॉप ट्रेडिंग फर्म में। और क्योंकि वो ट्रेड करते हैं, वो डेरिवेटिव्स में बहुत पोजीशन बिल्ड करते हैं, मैं प्रेफर करता हूँ कि मैं मोमेंटम इन्वेस्टिंग ही करूँ। मेरा मोमेंटम इन्वेस्टिंग का स्टाइल आप सबको पता है। अगर आप मेरे चैनल के साथ नहीं जुड़े तो आप जुड़िएगा तो पता लग जाएगा। लर्न टू ट्रेड में मैंने सब कुछ सिखा दिया है विदाउट एनी कमर्शियल इंटरेस्ट। हाँ, मेरा एक इंटरेस्ट तो है
कि आप स्टॉकेज परिवार का पार्ट बनिए। खाली इतना ही चाहता हूँ मैं, स्टॉकेज क्लब का पार्ट बनिए, क्योंकि उससे क्या होगा, हम तो ऑब्वियसली आपके साथ ग्रो करेंगे, बट साथ साथ में आप भी ग्रो करेंगे। एंड अगर आप ग्रो किए तो हम ग्रो किए। खाली हम अकेले अपना ग्रोथ सोचेंगे तो आप ज़्यादा टाइम नहीं रह पाएंगे, तो उससे फ़ायदा क्या होगा, राइट। तो स्टॉकेज क्लब ज्वाइन कीजिए, ये मेरी एक हमेशा रिक्वेस्ट रहती है जो भी मेरे साथ सीखते हैं, मेरे से जुड़ते हैं। तो कुछ स्लाइड्स है लास्ट के, जो कि मैं हर स्लाइड में बताता हूँ कि अल्टीमेटली देखिए, शेयर बाजार जो है ये एक दौर है। ये दौर है जहाँ पर आपको जो विनर है ना, उसमें हाथ देना है। विनर कैसे विनर बनता है, जब उसके और पीछे वाले के डिस्टेंस जो है वो कंसिस्टेंट रहे, मतलब आउट परफॉर्म करता है विनर अपने पीछे वाले से। यहाँ पीछे वाला मेरे लिए है निफ्टी, राइट। तो अगर ये पीछे वाले को डिफीट कर रहा है तो मेरे लिए विनर है मेरा आरएस मॉडल। और इसका जो स्पीडोमीटर है ना, वो स्लो नहीं होना चाहिए, मतलब मोमेंटम, मतलब आरएसआई। अगर ये दोनों कॉम्बिनेशन अगर रहे ना, तो बहुत ही ज़बरदस्त पैसा शेयर बाजार में बनता है। और मेरा यूट्यूब चैनल एक क्लियर कट यूनिक आइडेंटिटी है जो इस मॉडल को ओपनली शेयर करता है विदाउट एनी अल्टीरियर मोटिव। बिफोर वी से गुड बाय, ये बात बोलना बहुत ज़रूरी है। ऑब्वियसली मेरा ईमेल आईडी है, इन केस आपको मुझसे कनेक्ट करना हो, कोई भी रीज़न से आपको लगता हो कि आपको मेरी ज़रूरत है, तो आप कनेक्ट कर सकते हैं। डेफिनेटली मैं हूँ, मेरी टीम है जो आपका जवाब देंगी। ये बात ध्यान रखिएगा कि इक्विटी ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम हमेशा ऊपर जाता है, हमेशा ऊपर। क्यों? क्योंकि स्ट्रक्चरल रीज़न है इसका ऊपर जाने का। और वहाँ सीए बैठे थे तो वो बात समझ पा रहे थे कि कंपनी जब प्रॉफिट कमाती है तो कुछ परसेंटेज डिविडेंड देती है, कुछ परसेंटेज रिटेन अर्निंग के रूप में रह जाता है। वही रिटेन अर्निंग वो फ्यूचर प्रोजेक्शन के लिए यूज़ करती है, फ्यूचर कैपेक्स के लिए यूज़ करती है, और उससे और पैसा कमाती है। उसमें से कुछ डिविडेंड जाता है, कुछ रह जाता है। तो ये जो रिटेन अर्निंग धीरे 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 रह के इतना बड़ा हो गया, उसका रिफ्लेक्शन कहाँ होता है? स्टॉक प्राइस पे। तो मार्केट हमेशा ऊपर जाएगा, बिकॉज थियोरेटिकली इसको ऊपर ही जाना चाहिए। कॉन्सेप्चुअली शेयर बाजार का यही कॉन्सेप्ट है कि ये ऊपर ही जाना चाहिए। और अगर आप देखो ईयरली बेसिस पे, जैसे यूएस मार्केट का ईयरली बेसिस पे सबसे ज़्यादा चांस है कि मार्केट पॉजिटिव ही रहेगा। बहुत कम टाइम पे होता है कि मार्केट सालों ना साल नेगेटिव बंद होता है, और इंडियन मार्केट भी मोटा मोटी ऐसा ही है डेटा। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कि जब मार्केट गिरता है बहुत ही छोटी अवधि के लिए गिरता है, रिकवरी बहुत फास्ट आती है, लेकिन तेज़ी जो है वो लंबी अवधि के लिए चलती है। और अभी बाज़ार के अंदर में लंबी अवधि वाली तेज़ी आ गई है, और आने वाले 4 से 5 साल के अंदर में हम लोग सबको इस लाइफ टाइम का बेस्ट अपॉर्चुनिटी मिलेगा बड़ा वेल्थ क्रिएट करने का इंडिया में। चाहे हम एज अ बिजनेसमैन हैं, चाहे हम एज अ स्टॉक इन्वेस्टर है जो बिजनेसमैन को सपोर्ट कर रहे हैं इंडिया को बिल्ड करने में। तो बी पॉजिटिव, अमेजिंग अपॉर्चुनिटीज देयर। डोंट गेट स्टक विद अ वेरी स्मॉल थिंग कि मुझे थर्सडे ऑप्शन एक्सपायरी ट्रेड करना है। इस छोटी सोच पे मत जाइए। शेयर बाजार बहुत बड़ा है, उसको बड़े रूप से देखिए। देखिए, जब हम किसी भी मैप को जूम इन करते हैं ना, तो कितना बड़ा लगने लग जाता है। जूम आउट करते हैं तो, और जूम इन करते हैं तो वो चीज़ कितनी छोटी लगने लग जाती है। तो आप थोड़ा जूम आउट करें अपने जीवन को, अपने शेयर बाजार के वर्किंग को, और देखिए ये कैनवस में ड्रॉ कीजिए, और वहाँ से बड़ा पैसा हम कैसे कमा सकें इस पे फोकस कीजिए, वजह कि हम थर्सडे एक्सपायरी पे कैसे काम करें। तो ये था दोस्तों मेरी तरफ से एक छोटा सा प्रयास, आपको बताऊं अपना सोच, अपनी थॉट प्रोसेस जो मैंने सेमिनार में डाला। बहुत लोग अटेंड किए थे, लॉट ऑफ एप्रिशिएशन, पीपल आर लविंग दिस। ऐसे करके नए नए कंटेंट, नया नया सोच जो अंदर में, उसी से ही पीपीटी बनाता हूँ, और कुछ लोगों से भी पढ़ता हूँ, तो उनसे सीखता हूँ, और मोर लेस अपने हिसाब से उसको प्रेजेंट कर देता हूँ। लोगों को पसंद आता है, आपको भी पसंद आ रहा है। अगर पसंद आया हो तो डेफिनेटली मेरा ये पूरा जो कंटेंट है अपने दोस्तों के साथ, अपने छोटे बच्चे घर पे उनके साथ में सबके साथ शेयर कीजिए, बिकॉज पावर ऑफ स्टॉक मार्केट शुड बी अंडरस्टूड बाय एवरीवन। ये पीपीटी जो है इसका भी मैं लिंक इस वीडियो के नीचे दे दूंगा, आराम से यूज़ कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। नॉलेज बांटने से ही बढ़ता है। मैं इस चीज़ में बिलीव नहीं करता हूँ कि अपने तक ही बातों को रखो। नॉलेज बांटो, और इंडिया का सबसे बड़ा कम्युनिटी सीरियस मार्केट पार्टिसिपेंट्स स्टॉकेज क्लब, उसका पार्ट बनो। हम सब साथ में ग्रो करेंगे, तभी मज़ा आएगा, क्योंकि आने वाला 5 साल में इंडिया में बड़ा पैसा बनने वाला है, सबका बनने वाला है। तो वो कहते हैं ना, सबका साथ सबका विकास, तो वही चल रहा है अभी, और हम सब इसी में लगे रहें। थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद, टेक केयर।